नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग टीआरई 4 के लिए एससीईआरटी कर रहे थे। टीआरई 4 टीचर वैकेंसी जो है उसके लिए हम लोग एससीईआरटी कर रहे थे। ये जो है बिहार बोर्ड का एससीईआरटी जो है उसका है पॉलिटी। पॉलिटी का पहला चैप्टर जो है 9th का, वो है लोकतांत्रिक राजनीति। 9th में है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, 10th में है भाग 2। आज दोनों को देखेंगे। आप लोग को तो इसे पता ही होगा, बिना एनसीईआरटी एससीईआरटी से टीआरई नहीं निकल सकता है। 90% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। ये आप कर लेते हैं और एनसीईआरटी वाला कराएंगे, वो कर लेते हैं तो आपका तैयारी लगभग सिलेक्शन की ओर पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें। इसमें पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है उसको चुनना है। लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, क्या ये सही है। लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है, क्या ये सही है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है, क्या ये सही है। लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को देश में शासन का अधिकार होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही। इसमें गलत वाला पूछ रहा है, गलत कौन सा हो जाएगा, सी। इसमें क्या कह रहा है, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है, ये गलत है। विरोध करने की आज़ादी होती है। टीआरई 2 में देखे होंगे आप लोग, लगभग क्वेश्चन इसी से आ गया था, लोकतंत्र से संबंधित। पढ़िए इसके बारे में क्या कह रहा है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी प्राप्त होती है। संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। यह शर्त है कि विरोध संवैधानिक तरीके से हो। संवैधानिक तरीके से विरोध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोड जाम कर दिए, किसी को परेशानी हो रहा है, अस्त्र शस्त्र से विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। लोकतंत्र में विस्तार में मदद मिलती है किससे। विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण, क्या इससे विस्तार मिलती है। सैनिक तख्ता पलट, प्रेस पर प्रतिबंध, लोगों का संघर्ष, यही हो जाएगा आंसर इसका डी नंबर, लोगों का संघर्ष। जैसे कोई सरकार कोई गलती किया तो लोग उसका विरोध कर किया, संघर्ष किया, रोड पे उतरा, उसका विरोध किया, विरोध प्रदर्शन, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, इसलिए हो जाएगा लोगों का संघर्ष। लोगों को आपसी संघर्ष लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं करता है। आपसी संघर्ष इसमें नहीं करता है। इसका विस्तार इसके बारे में देना चाहिए। एससीईआरटी पढ़िएगा ना, इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से दिया गया है एससीईआरटी में। आपसी संघर्ष नहीं देता है। संघर्ष का मतलब हुआ कि सरकार कोई काम गलत कर रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए, उसमें संघर्ष होना चाहिए। तीसरा नंबर देखिए क्या करा है, इसमें से कौन सा कथन सही है। सही वाला पूछ रहा है, कौन सा सही है। प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते, क्या ये सही है। नहीं, प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं। सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा था, वो था आपका वज्जी संघ, वज्जी वैशाली। ब्रिटेन में 1888 में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ। कैसे कमजोर हुआ था गौरवपूर्ण क्रांति से, नहीं, इसे और मजबूत हुआ था। वहाँ का संसद में और विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। इसी में क्या कर रहा है, फ्रांस में 1779 में क्रांति में लोकतंत्र शासन की नींव डाली थी। अब पाकिस्तान एवं नेपाल में लोकतंत्र शासन को भी चुनौती नहीं दी थी। पाकिस्तान नेपाल में लोकतंत्र को तो हर बार चुनौती मिलता है, जैसे 2002 में पाकिस्तान में हुआ था, नेपाल में तो होते रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसी नंबर। फ्रांस में 1789 में क्रांति के लोकतंत्र के शासन का नींव डाली थी। सबसे पहला लोकतंत्र का नींव यहीं पे डाला था 1789 में। उसके बाद अमेरिका में क्रांति हुआ था, अमेरिका का संविधान बना था। क्रांति तो अमेरिका में भी पहले हो गया था। देखिए फ्रांस में 1789 में क्रांति ने लोकतंत्र के शासन की नींव डाली थी। फ्रांस की क्रांति का ध्येय वाक्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वहां का नारा था। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। पूरा करने का है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि, इस वाक्य को पूरा करना है। देखिए इसमें से क्या होगा, तो पहला ऑप्शन पढ़िए इसमें, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि अमीर देशों की बातों को ज़्यादा वजन हो, या दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, विभिन्न देशों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में समान सम्मान मिले। चौथा है विभिन्न देशों का महत्व उसकी सैन्य शक्ति के अनुपात में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। इसका वही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मिलान करने वाला, स्तंभ ओ को स्तंभ ओ से मिलाए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लिच्छवी है, नेपाल है, पाकिस्तान है, घाना है। सैनिक तानाशाही की समाप्ति कहाँ हुआ था? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी कहाँ मिला था? प्राचीन भारत में लोकतंत्र शासन का गणराज्य कौन सा था? राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दिया था। मिलान कीजिए इसमें। अभी आपको बताए थे सबसे प्राचीन लोकतंत्र का शासन का गणराज्य कौन सा था, वो था लिच्छवी। लिच्छवी थी भी था और वज्जी भी था। लिच्छवी को ऐसे माना जाता है, लिच्छवी वज्जी दोनों था। तो इसका ये हो जाएगा, नेपाल में कौन सा हो जाएगा? नेपाल का हो जाएगा, राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी थी। कहाँ पे? वो नेपाल में दिया था। पाकिस्तान में क्या किया था? पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही की समाप्ति, ये पाकिस्तान से हो जाएगा। सैनिक तख्ता पलट यहीं पे ज़्यादा होता है। और घाना में क्या हो जाएगा? और बचा हुआ घाना में हो जाएगा ब्रिटिश शासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक का हो गया 4, 4, और बी का हो न, ए का हो गया 3, ये नहीं होगा, 3, 4, 1, एक हो गया इसका 2, 3, 4, 1, 2, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, पढ़ लीजिए। लिच्छवी कौन सा है? प्राचीन भारत की लोकतंत्र शासन का गणराज्य वाला देश है लिच्छवी, राज्य था वहाँ का, भारत का। देखिए नेपाल, राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी थी। पाकिस्तान, सैनिक तानाशाही की समाप्ति दी थी। घाना, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में आज़ादी दिया था। देखिए ये समझ में अच्छा से आएगा। एक बार इसका क्वेश्चन देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उसके बाद अपने से पढ़ना पड़ेगा। अपने से एससीईआरटी का बुक उठाइए और उसको एक बार पढ़िए। जब तक अपने से नहीं पढ़िएगा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए इसमें दूसरा चैप्टर आ गया, लोकतंत्र क्या और क्यों। ये भी चैप्टर है, लोकतंत्र से संबंधित ही। देखिए इसमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, ये तो आवश्यक है। निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव निष्पक्ष, ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है। न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण होगा, ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। न्यायालय पर नियंत्रण हो जाएगा तो वो अपने मन से कानून देना शुरू कर देगा। चौथा करा, सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर लोगों की भागीदारी हो, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछ रहा है, सी नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? वो है लोकतंत्र को। लोकतंत्र शासन व्यवस्था को सबसे बेहतर माना जाता है पूरी दुनिया में। सैनिक शासन व्यवस्था नहीं, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था जो चीन में है वो भी नहीं, राजशाही शासन व्यवस्था ये भी नहीं। राजशाही का मतलब है राजा शासन करेगा, एक तरह से वो भी तानाशाही ही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? किस आधार पर किया जा सकता है? मतदान के अधिकार के आधार पर, बहुदलीय व्यवस्था के आधार पर, समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर, सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया के आधार पर। कौन सा हो जाएगा? सबसे बेटर कौन सा है? ये मतदान के अधिकार पर। सबको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए, सभी को बराबर अधिकार, सभी का वोट का मूल्य बराबर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? लोकतंत्र में कौन शासन करते हैं? जनता करते हैं शासन। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं, इनडायरेक्टली जनता ही शासन करते हैं लोकतंत्र में। सैनिक, ये तो सैनिक शासन हो गया। न्यायाधीश, ऐसा शासन तो है नहीं कहीं। चुनाव आयोग, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। लोकतंत्र में कौन शासन करते हैं? जनता खुद शासन करते हैं। सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? सेना के हाथ में, सेना या फौज के हाथ में। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनिता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने के लिए गई थी, लेकिन अनिता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने का नहीं है। आप हमें बताएं कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? जो क्या जितना कहानी लिख दिया, 18 वर्ष, 18 वर्ष से अधिक। यहाँ आपके सामने कुशासन व्यवस्था का प्रारूप है। इसमें इसके सामने देशों के नाम है, जो गलत है वो मिलान कर सही करें। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। लोकतंत्र शासन म्यांमार, म्यांमार में भी तख्ता पलट होता है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वर्तमान में। सैनिक शासन भूटान, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट शासन भारत, और राजशाही शासन चीन। इसको सही मिलान, मतलब कि इसको मिलान करने के लिए कह दिया है, तो मिलान करिए। म्यांमार तख्ता पलट हुआ था,
यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, सैनिक शासन म्यांमार। और यहाँ पर देखिए आंसर में दिया हुआ है सैनिक शासन म्यांमार, राजशाही शासन भूटान, भूटान में अभी भी राजा रानी होता है, लोकतांत्रिक शासन भारत में, कम्युनिस्ट शासन चीन में, कम्युनिस्ट शासन कहाँ पे है, चीन में। थोड़ा सा दिमाग लगाती है तो हो जाता है वो। यहाँ कुछ पार्टियों के चिन्ह हैं, उसके सामने पार्टी का नाम है, जो गलत है आप हमें बताएं, इन चिन्हों के सामने कौन सी पार्टी होगी। पंजा छाप किसका है, कांग्रेस का है। कमल छाप किसका है, भाजपा का है। ललटेन छाप किसका है, जनता दल यूनाइटेड का है। तीर छाप किसका है, तीर छाप है जनता दल यूनाइटेड का, और ललटेन छाप है राष्ट्रीय जनता दल का। टीआरई 1 2 3 तीनों में पूछा है, सबका थी स्थापना कब कब हुआ है, इसका स्थापना पूछा है, तो आप इसका स्थापना भी देख लेंगे। एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों में दिया हुआ है, देखिए आगे होगा तो उसको भी देख लेंगे। ऐसे आपको बता दें कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 में। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड का स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1999 में। भारतीय जनता दल का स्थापना कब हुआ था, ये 1800 कहीं पे 99 भी 98, लेकिन इसका सही आंसर 1998। यूनाइटेड का जदयू, ये हो गया जदयू, जदयू हुआ था 1999 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, एक मिनट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 9 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ आपके सामने 4 तरह के देशों के बारे में सूचनाएं हैं, आप इन देशों का वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे। इसके सामने लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक एवं पता नहीं लिखे। यह क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिया है, जैसे एससीईआरटी का बुक पढ़िएगा ना, उसका क्वेश्चन आंसर बाद में रहता है, उसमें भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखिए देश को यहाँ पे लिखने का रहा है, कौन कौन सा देश क्या क्या है। देखिए ये क्या कर रहा है, जहाँ शासन लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं, वहाँ क्या होता है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष जो जनता खुद अथी करते हैं, एक होता है अप्रत्यक्ष, ये हो गया अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। शासन के फैसला लेने की शक्ति केवल सेना के पास है, तो ये हो गया सैनिक शासन। जहाँ पुरुषों को मत देने एवं महिलाओं से अधिक है, जहाँ पुरुषों का मत का महत्व, पुरुषों का मत का महत्व महिलाओं से अधिक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा। लोकतंत्र ये नहीं हुआ, गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा। सबको वोट देने का अधिकार बराबर नहीं है, जहाँ वोट देने का अधिकार सभी लोगों को नहीं है, ये भी वही हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक। सैनिक शासन, सैनिक शासन भी गैर लोकतांत्रिक, एक तो ये आंसर हो जाएगा सी, जहाँ पे लोकतंत्र है। देखिए तो ये तो हो गया 11 नंबर। देखिए 11 नंबर में क्या करा, नीचे लोकतंत्र के बारे में कुछ गलत वाक्य है, हर एक में की गई गलती को पहचानने और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। तो इसमें देखिए लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी हो नहीं सकता, क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं होते, इसको सही करके लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था के सभी लोगों की भागीदारी होती है, क्योंकि सभी व्यक्ति को वोट का समान मूल्य होता है। लोकतांत्रिक शासन में यदि गलत फैसला लेता है तो उसे लोग सहज स्वीकार कर लेते हैं। क्या सहज स्वीकार कर लेते हैं, सहज स्वीकार नहीं करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो इसका आगे का लाइन हो जाएगा नहीं, क्योंकि लोग इसका विरोध करते हैं। जिन देशों में चुनाव होता है वहाँ माना जाता है कि वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ये जरूरी नहीं है कि जहाँ चुनाव हो रहा है वो देश लोकतांत्रिक ही होंगे। चुनाव तो पाकिस्तान में भी होता है, चीन में भी होता है, क्या वहाँ लोकतांत्रिक है, नहीं है। चुनाव जरूरी नहीं है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया संविधान निर्माण। नीचे कुछ गलत वाक्य हैं, हर एक में दी गई गलती पहचाने और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। देखिए ये सब क्वेश्चन जब आप चैप्टर को अच्छा से पढ़े रहेंगे ना तो अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को अपना दिमाग खोला गया था। इसमें और क्या जोड़ सकते हैं अध्याय के अनुसार। देखिए भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। क्या सहमत थे, नहीं थे, कुछ विरोध भी था। जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतंत्र शासन व्यवस्था ही होगी, ये जरूरी है, जहाँ संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक होगी, इसको भी आगे पूरा करना ऐसा जरूरी नहीं है। चौथा करा, संविधान देश के सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, समय के अनुसार जो मांग है उसको बदलाव किया जाना चाहिए। देखिए इसका डिटेल्स में क्या लिखा है,
स्वतंत्रता आंदोलन में के नेताओं को आम सहमति थी कि आज़ादी के बाद भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा। इसका पूरा वाक्य। भारत के संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के मूल सिद्धांतों पर समान विचार रखे थे। मूल संविधान जो था, मूल सिद्धांत जो था, जैसे क्या था, वोट डालने का अधिकार सभी को होगा, सभी को बराबर समान अधिकार मिलेगा, ये सब बात पर सभी को समान विचार रखते थे। तीसरा क्या है, जो देश एक लोकतांत्रिक देश है उसका संविधान अवश्य होना चाहिए। जो देश में लोकतांत्रिक है वहाँ संविधान अवश्य होना चाहिए, लेकिन जिस देश में संविधान है वो लोकतांत्रिक होगा ये गारंटी नहीं है। ये भी बात आपको याद रखना है। संविधान के समय नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार संविधान संशोधन किया जा सकता है। जैसा आवश्यकता है संशोधन किया जा सकता है। तो आप लोग आंसर बताएं, अभी तक संविधान में कितने बार संशोधन हो चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दक्षिण अफ्रीका का लोकतंत्र संविधान बनाने में इसमें कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देश का क्या इससे था, नहीं था। स्त्री पुरुष का, इसका भी नहीं था। गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यक, ये 80 नंबर इसका हो जाएगा। गोरे अल्पसंख्यक, गोरे जो ब्रिटिश थे वो गोरे अल्पसंख्यक थे, और अश्वेत जो थे बहुसंख्यक थे, लेकिन शासन इसी का चल रहा था। देखिए इसके बारे में तो इतना ही दिया दक्षिण अफ्रीका के बारे में। बुक पढ़ेंगे तो आपको नेल्सन मंडेला के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। तो ए नंबर का शासन प्रमुख का अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, देश का नाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शासन प्रमुख का नाम। लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है, उसमें सभी का मालिक कौन है, जनता है। संविधान निर्माण में इन नेताओं और उसकी भूमिकाओं को मेल बैठा है। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू कौन सा हो जाएगा, 1928 में भारत का संविधान बनाया था मोतीलाल नेहरू। बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अम्बेडकर कौन थे, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, भीमराव अम्बेडकर। और सरोजिनी नायडू कौन थे, संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसका कौन हो जाएगा, 1 का 4, 2 का 3, सी का हो जाएगा 1 2, 4 3 2 1। देखिए नेक्स्ट कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। नीति के साक्षात्कार भाषण दिया था। नेहरू ने क्यों कहा कि भारत की भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं, इसका भी जवाब देना है। नए भारत के सपने किस तरह में विश्वास से जुड़े हुए थे, इसका भी जवाब देना है। वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। तीनों का जवाब इसमें दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसका विस्तार से। जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी में पूरी तरह से नहीं अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसने राष्ट्र निर्माण एक चुनौतीपूर्ण कार्य था जिसे रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता था। इसलिए वह चाहते थे कि राष्ट्र निर्माण एक क्रमिक प्रक्रिया हो। याद रखना है, तैयारी के लिए यही सब क्वेश्चन यही इसी से बीच से उठा के आपको देगा। नेहरू हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे। किसका जिक्र कर रहे थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेहरू चाहते थे कि भारतीय संविधान के निर्माता भारत और उसके लोगों की सेवा और मानवता के बड़े उद्देश्य के प्रति समर्पण की शपथ ले। नेहरू ये चाहते थे, इसको ध्यान में रखना है। हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उसके अर्थ हैं, इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। आपस में मिला के लिखने का है। संप्रभु का मतलब क्या है, गणतंत्र का मतलब क्या, बंधुत्व का मतलब क्या, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या, सबको मिलान करना है। तो देखिए इसमें संप्रभु के अनुसार संप्रभु कौन हो जाएगा, फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होना चाहिए, ये हो गया संप्रभु। गणतंत्र कौन सा हो गया, गणतंत्र का मतलब हुआ एक ही मतलब हुआ, ये गणतंत्र से घुमा फिरा के क्वेश्चन देखिए टीआरई 1 में भी पूछा है, 2 में भी पूछा है, 3 में पूछा है, 6 to 8 वाला में भी पूछा है, 9 10 में वाला में भी पूछा है, 11 12 वाला में भी पूछा है। ये क्वेश्चन गणतंत्र से। गणतंत्र का मतलब क्या हुआ, शासन का जो प्रमुख होगा वो चुना हुआ व्यक्ति होगा, इसी का नाम गणतंत्र है। चुना हुआ व्यक्ति शासन का प्रमुख। शासन का प्रमुख कौन सा हो गया, राष्ट्रपति। इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति एक चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए। बंधुत्व का मतलब क्या हुआ, बंधुत्व का मतलब हुआ
लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए, इसका ये हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष क्या हो गया, अब बचा हुआ सरकार के किसी धर्म के निर्देशों का अनुसार काम नहीं करेगी, इसका ये हो जाएगा। सरकार का कोई धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ सरकार का कोई धर्म अपना नहीं होगा, लेकिन वहाँ बस रहे आदमियों का धर्म होगा। सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वहाँ रह रहे व्यक्तियों का धर्म अपना अपना धर्म होगा, यही धर्मनिरपेक्ष। और फ्रांस का धर्मनिरपेक्ष इससे बहुत हटके। फ्रांस में क्या है, न सरकार का कोई अपना धर्म होगा, न कोई व्यक्ति का अपना धर्म होगा। वहाँ धर्मनिरपेक्ष का मतलब दूसरा हो जाता है। भारत में धर्मनिरपेक्ष का मतलब दूसरा है। भारत में क्या है, सिर्फ सरकार का अपना धर्म कुछ नहीं होगा, वो धर्म देख के कोई कार्य नहीं करेगा, लेकिन यहाँ बस रहे व्यक्तियों का अपना अपना धर्म होगा। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 7 नंबर। भारत के लोकतंत्र के स्वरूप के में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार है कि आप इसमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं, ये अपने अनुसार देना है अनुसार। अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी थी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का परीक्षण पाया था। ये बात सही है, लेकिन उपहार के रूप में तो नहीं मिला था आज़ादी। देखिए नेक्स्ट क्या करा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों के तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया था। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था, इसके बारे में भी आपको देना है। उसके बाद सी में क्या रहा, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। देखिए इसके बारे में मेन है ये, इसको बढ़िया से आप सुनिएगा क्या करा। अंग्रेज के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकतंत्र को हमारे राष्ट्र के प्रमुख मूल्य के रूप में चुना गया था। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय परिषद अधिनियम के साथ भारतीय परिषदों में भाग लेना शुरू कर दिया था, इसलिए उनके अनुभव ने स्वतंत्र भारत में विधायी संस्थाओं में मार्ग प्रशस्त किया था। बी में कह रहा है, स्वतंत्रता संग्राम में औपनिवेशिक शासन को चुनौती तो दी, लेकिन इससे किसी पर कुछ भी थोपे बिना सर्वसम्मति से कानून बनाकर लोकतंत्र के लिए काम किया था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने सत्याग्रह, अहिंसा जैसे उपकरणों के साथ रक्तहीन संघर्ष किया था। यह संघर्ष भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने एवं भारतीयों को यह आज़ादी दिलाने के लिए किए गए वे हकदार थे। समझे, उपहार में कुछ नहीं मिला था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने कारण बताएं। संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था की विविध अर्थों का गठन किस तरह होगा। नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप से है। संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है तथा उसको मूल्यों को कुछ देता है। देखिए सबका कारण देखिए इसमें दिया है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि संविधान के नियमों का अधिकार किसी भी अन्य कानून की तुलना में बहुत अधिक है। समझिए, संविधान का नियम जो है उस अधिक है, इसका महत्व अधिक है, और अन्य कानून जो है उसका महत्व कम है। यह सही नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान यह बताता है कि सरकार के विभिन्न अंगों का गठन कैसे किया जाएगा। यह कथन सत्य है। नागरिकों के अधिकार एवं सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप से। यह कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान की संस्थाओं का चर्चा करता है, संस्थाओं का चर्चा करता है, मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि यह संविधान उन संस्थाओं के बारे में है जिसके माध्यम से विभिन्न मूल्यों को विकसित किया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि क्या आप इससे सहमत है? अपने कारण को बताइए। भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, इस कारण हिंदुओं को विशेषाधिकार प्राप्त है। क्या ऐसा है? हिंदुओं को विशेषाधिकार प्राप्त है? नहीं है। भारत एक गणराज्य है, ये सही है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति का पद वंशानुगत, देखिए वंशानुगत नहीं है। भारत एक गणराज्य है, राष्ट्रपति का पद चुना जाता है यहाँ पे, ना ही राष्ट्रपति पद का निर्वाचन होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। नागरिकों के साथ उसकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये सही है। कानून के समझ सभी लोग समान है। क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है? ऐसी स्थिति तो नहीं है। देखिए इसके बारे में पढ़िए, और कट गया।
भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है। इसमें मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध तथा जैन आदि धर्मों के लोगों के प्रति कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया है। भारत एक गणराज्य है, इसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है, न कि यह वंशानुगत पद है, क्योंकि संविधान में भारत के एक गणराज्य की स्थापना वाला राष्ट्र घोषित किया गया है। चुनाव होता है लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह समानता की गारंटी देता है। लोकतंत्र के कानून के समक्ष सभी लोग समान होते हैं। भारत में वास्तव में ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि कानून की नज़र में न कोई अमीर है न कोई गरीब है। कानून की नज़र में सब समान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सा विशेषता नहीं है लोकतंत्र संविधान का? चुनिए। विशाल मत एवं व्यापक संविधान, धर्मनिरपेक्षता, मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य, साम्यवादी शासन। क्या साम्यवादी शासन है यहाँ पे? नहीं, ये गलत है। विशाल मत और व्यापक संविधान, संविधान सबसे बड़ा संविधान है भारत का। देखिए अब आ गया नया चैप्टर। नया चैप्टर क्या है? चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इसको देखते हैं। चुनाव क्यों जरूरी है? इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? लोग चुनाव में अपने पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। पूछ रहा है कौन सही नहीं है? लोग चुनाव में अपने पसंद का उम्मीदवार चुनते हैं। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। हर 5 साल पे अवसर मिलता है उसका मूल्यांकन करके चुनने का, ये भी सही है। चुनाव लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूति होने का अवसर प्रदान करता है। चुनाव अवसर प्रदान करता है, ये भी सही है। ये भी सही, ये भी सही। गलत पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। ऐसा है? नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। दूसरा नंबर देखिए क्या कर रहा है। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इसमें कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं है? भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता है। भारत का चुनाव लोकतांत्रिक है, इसलिए लोकतांत्रिक है कि भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा मतदाता है। मतदाता होने से लोकतांत्रिक से कुछ लेना देना नहीं है, ये नहीं देता है। पहला वाला ही गलत हो गया। भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, बिल्कुल सही है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदान कर सकता है, ये भी सही है। डी नंबर में कहा भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियों को जनादेश स्वीकार कर लेती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो अच्छा आप लोग बताइए, सबसे पहले महिलाओं को मत का अधिकार किस देश ने दिया था? सबसे पहले मत देने का अधिकार महिलाओं को किस देश ने दिया था? वो दिया था न्यूजीलैंड ने। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, न्यूजीलैंड ने दिया था 91 में। उसके अमेरिका में कब मिला था महिलाओं को? अमेरिका में मिला था 20 में। और इंग्लैंड में कब मिला था? 1928 में। और भारत में महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार कब मिला था? वो चार्टर से 1919 के चार्टर से मिला था। उसके बाद आज़ादी के बाद 1950 में। ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन महिलाओं वाला हर हर टीआरई में पूछा है, 1 2 3 सब में पूछा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मेल ढूंढिए, यानी मिलान करने वाला है। क्या आ गया ये? मिलान करने वाला है, मिलान कीजिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लगभग बराबर मतदाता। और दूसरा है कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व, ऊपर के सभी मताधिकार। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या चुनाव लड़ने की आज़ादी। एक मत एक मोल सीटों का आरक्षण। सीटों का आरक्षण किससे हो जाएगा? अनुसूचित जाति से। खुली राजनीतिक चुनाव लड़ने की आज़ादी हर चुनाव क्षेत्र में हो जाएगा। कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, सभी पार्टी बनाने का देगा। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष उससे अधिक ऊपर के मताधिकार। वो इसका कट के यहाँ पे आ गया, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था। फिर भी देखिए हो गया ना, सही है। देखिए चुनाव के समय चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से असहमत है? चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग किस भूमिका से आप असहमत है? इसको पढ़िए। फोटो पहचान पत्र एवं अन्य निर्धारित पहचानों के आधार पर ही मतदान हो, ये चुनाव आयोग ये करता है। फोटो पहचान पत्र उसको चाहिए। चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग पर रोक, ये भी सही है। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना, ये गलत है। उम्मीदवार अपने रूप से स्वतंत्र है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ साथ मतदान अधिकारियों को भी सुरक्षित करे, ये भी काम है
चुनाव आयोग का। तो इसमें असहमत हैं, किससे असहमत हैं? सी वाला नंबर से। सी नंबर उसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस अध्याय में प्राप्त जानकारियों के आधार पर निम्नलिखित राय के पक्ष में दो तथ्य प्रस्तुत कीजिए। दो तथ्य प्रस्तुत करने का रहा है। सबके बारे में दो दो पक्ष कर रहा है। सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होता। इसका दो निष्कर्ष आपको देना है। सत्ताधारियों के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होता। चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र हो, इसके लिए जनता की भागीदारी होना चाहिए। जनता की भागीदारी होना चाहिए। तो तीसरा देखिए क्या कह रहा है। चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं। क्या पर्याप्त अधिकार नहीं? सबको अधिकार है। देखिए इसका निष्कर्ष पढ़िए। नहीं, यह निष्कर्ष सही नहीं है, क्योंकि यह चुनाव के सत्तारूढ़ दल अगले चुनाव में सत्ता खो देता है। लोकतंत्र की एक खूबसूरती ये भी है कि सत्ता दल चुनाव जो लड़ता है, सत्ता दल लोग वो भी चुनाव हार जाते हैं। चुनाव प्रचार में अत्यधिक धन खर्च करने के बाद भी उम्मीदवार हार जाते हैं। ये भी लोकतंत्र का पक्ष में है। ये भी है पक्ष में। हाँ, निष्कर्ष सही है, क्योंकि सुधारों से छोटे दलों के लिए चुनाव लड़ने में किसी बड़ी चुनौती का सामना करना आसान नहीं होगा। चुनाव आयोग के लिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव के लिए आचार संहिता जारी कर दी है और उसका उल्लंघन करने वाले को दंडित करने का अधिकार है। चुनाव के दौरान प्रभारी सरकार के नहीं बल्कि भारत निर्वाचन आयोग के अधीन काम करता है। जितने भी अधिकारी है, अधिकारी को ट्रांसफर भी करने का अधिकार है इसको। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है। वीरा सिंह सैफुद्दीन ऐसे उम्मीदवार है जो आपराधिक मामले में अदालत के आदेश से जेल में बंद है। न्यायिक अंतिम फैसले नहीं आने से उसकी उम्मीदवारी को चुनाव आयोग को वैध मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? उसे चुनाव में विजयी बनाकर दोष मुक्त कर देना चाहिए। क्या ऐसा है? नहीं। उसकी आपराधिक छवि होने के कारण लोगों को मत नहीं देना चाहिए। वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, लेकिन ये चुनने का अधिकार जनता के पास। जब अपराधी आदमी जब इलेक्शन में लड़ रहा है तो उसको वोट क्यों दे? नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ जीत जाते हैं। चुनाव के समय उसे लोगों से मिलने देना चाहिए। मिलेगा वो अलग बात है, उसकी स्वतंत्रता है। और डी में क्या है? अगर हाँ तो क्या लोकतंत्र आसान नहीं है? ये ऑप्शन क्या कैसा दे दिया? ये पूरा ऑप्शन नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसर ये। आपराधिक छवि होने के कारण लोगों को मत देने का स्वतंत्रता है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। कौन सा है? संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। अगर आपको भारत के राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? जब आपको राष्ट्रपति चुन लिया गया तो आप कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? इनडायरेक्टली इसमें पूछ रहा है राष्ट्रपति कौन सा फैसला खुद चुन सकता है। वो अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकता है? कैसा है? नहीं। जो पार्टी जीत के आएगा उसका जो नेता होगा उसी को चुना जाएगा। लोकतंत्र में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसको पद से हटा सकते हैं? ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। बस राष्ट्रपति इतने तो अधिकारी। मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं? ये भी नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन सा है? कार्यपालिका कौन सा हो जाएगा? गृह मंत्री। गृह मंत्री ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ये सब सरकारी लोग, इसको क्या कहेंगे? गृह मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, याद रखना। देखिए तीसरा नंबर क्या कर रहा है। कार्यपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है? न्यायपालिका के बारे में पूछ रहा है। न्यायपालिका के बारे में कौन सा बयान गलत है? संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून के सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है? कैसा है? नहीं है। जरूरी है कोई विधेयक लाएगा तो न्यायालय उसको मंजूरी देगा? ऐसा नहीं है। अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकता है। ये सही, मूल अधिकार के संदर्भ में है। सी नंबर में क्या है? न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होता है। एकदम सही है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत जा सकता है? एकदम जा सकता है। तो उसमें कौन सा बयान गलत है? ए गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है? देश के कानून में संशोधन कौन करेगा? वो करेगा संसद, और तो कोई कर नहीं सकता है। ये सब तो आंसर आसान है, आप लोग तो ये देते होंगे। ये देखिए मिलान करने वाला है, कितना लंबा है। रुकिए
पढ़िए इसको। देश में जूट का निर्यातक बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। इसमें पूछ रहा है कौन बनाएगा, तो कौन बनाएगा? एक वाणिज्य मंत्रालय बनाएगा। ग्रामीण सड़कों के टेलीफोन सेवाओं सुलभ कराई जाएगी, ये कौन करेगा? वाणिज्य उद्योग। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाला चावल गेहूं जौ कीमतों को कौन कराएगा? ये कृषि वाला करा देगा। तो नाम से था पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा, भत्ते दिए जाएंगे, कौन करेंगे? ये स्वास्थ्य मंत्री करेंगे। हो गया। देश में जूट मिल, वाणिज्य मंत्रालय। ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन में संचार मंत्रालय, नाम ही से पता है। वितरण प्रणाली चावल दाल गेहूँ, स्वास्थ्य पल्स पोलियो कौन करेगा? स्वास्थ्य मंत्रालय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक से पढ़ती है तो उसका जवाब आसान था, लेकिन एग्जाम में जो पूछता आसान ही है, लेकिन बहुत घुमा के पूछता है। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देश का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताएं जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के बारे में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचाओं। ए नंबर में क्या करा? रुकिए 1 मिनट। ऑप्शन पढ़िए इसका। अधिकारों का इस्तेमाल करती, सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ये कौन करेगा? ये करेगा लोकसभा। लोकसभा से होगा। लोकसभा किस में आ जाता है? इसमें कहा जाए विधायी कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो ये कौन करेगा? विधायिका करेगा। स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी पर सुझाव विचार विमर्श करेगा, इस पर भी कौन करेगा? इस पर भी संसद करेगा। कौन हो जाएगा? विधायिका हो जाएगा। 2 राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद का निर्णय लेती है, ये कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस में आ जाएगा? इसमें न्यायपालिका में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका में आ जाएगा। भूकंप पीड़ित की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है, कौन मांगता है? कार्यपालिका मांगता है। सूचना कौन मांगता है? डीएम, एसपी सब जैसे सचिव सब होता है वो सब लेता है ना, इसलिए वो सब कौन हो जाएगा? कार्यपालिका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित 4 जवाबों में इसमें से सही को चुनकर अपनी पसंद की पक्ष को का कारण दीजिए। भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता के द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? तो आप लोग जानते हैं भारत का प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? जैसे संसद को चुने हम चुने संसद को, और संसद लोग चुनेगा अपना नेता को, प्रधानमंत्री को। तो हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को क्यों नहीं चुन सकते? ये ऑप्शन से आप बताइए। संसदीय लोकतंत्र में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। ये बात तो सही है। पढ़िए आगे। लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसे हटा सकती है। लोकसभा प्रधानमंत्री और उसके, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, पहले क्यों हटा देगा? क्योंकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा बात है कि प्रधानमंत्री उसको चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है। राष्ट्रपति किसको चुनता है? बहुमत वाले नेता को चुनता है, इसलिए गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री को सीधे चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, ये तो बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर आ गया। देखिए लास्ट चैप्टर है 9th पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है, लोकतांत्रिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? मौलिक अधिकारों के रक्षक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार का जब आपका हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या करते हैं? स्थगित करते हैं या समाप्त करते हैं? इसके बारे में संविधान मौन है। निरस्त करते हैं क्या? निरस्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, क्या करते हैं? स्थगित करते हैं कुछ समय के लिए, जब तक आपातकाल है तब के लिए स्थगित कर दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों की नहीं है? कौन सा स्वतंत्रता भारत की नागरिकों की नहीं? तो पहले बताइए भारत के नागरिकों को कौन कौन सा स्वतंत्रता मिला है? वो मिला है पहले इसको देख लेते हैं। कौन सी स्वतंत्रता नागरिकों को नहीं मिला है? सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं मिला है, स्वतंत्रता नहीं मिला है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता,
या भारतीय नागरिकों को नहीं मिला है स्वतंत्रता, भारतीय नागरिकों की नहीं। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, ये भी नहीं मिला है। सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, संविधान के केंद्रीय मूल्यों को विरोध करने की स्वतंत्रता, केंद्रीय मूल्यों की स्वतंत्रता ये तो नहीं है मिलेगा संविधान में, ये भी नहीं मिला है। इसका आंसर दिया है डी। लेकिन सशस्त्र विद्रोह भाग लेने की स्वतंत्रता ये भी नहीं मिला, इसका आंसर दिया है डी, संविधान मूल्यों की स्वतंत्रता नहीं मिला। हाँ, तो पूछे थे क्या भारतीय लोगों को कौन सा मिला है? 15 अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 15 16, 19 अनुच्छेद 19, 19 अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, कितना हो गया? 5। ये 5 स्वतंत्रता जो है इसमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिला है। देखिए, भारत का संविधान इसमें कौन सा अधिकार देता है? भारतीय संविधान कौन सा अधिकार देता है? काम करने का अधिकार भारतीय संविधान देता है, निजता का अधिकार देता है एक इसमें, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार ये भी देता है, पर्याप्त जीविका का अधिकार। भारतीय संविधान इसमें कौन सा अधिकार देता है? भारत के संविधान में कौन सा अधिकार देता है? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान देखिए सबका अधिकार देता है, इसका आंसर देखना पड़ेगा। भारत के संविधान अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार देता है? तो काम करने का भी अधिकार देता है, निष्ठा का भी अधिकार है, अपनी संस्कृति का अधिकार है, पर्याप्त जीविका का भी अधिकार है, सब हो जाएगा इसमें, इसका आंसर सब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नागरिकों को स्वतंत्रता की संबंधी अधिकार कौन है? नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन सा है? हथियार सहित सभा में भाग लेने का अधिकार, ये तो नहीं है। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, ये भी नहीं है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये है अनुच्छेद 19 में। विदेश घूमने की स्वतंत्रता, विदेश घूमने का स्वतंत्रता भारत का संविधान में नहीं है। ये स्वतंत्रता भारत में किसी भी स्थान में रहने, घूमने, रोजगार करने का अधिकार है, भारत में सिर्फ, विदेश में नहीं। विदेश जाएंगे तो आपको उसके अनुसार रहना पड़ेगा। देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में बताएं कि वह सही है या गलत। सही के बारे में, भारत के अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है, बिल्कुल सही है। किसे करती है? अनुच्छेद 32 के तहत। भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा, याद रखिएगा। हमें सिर्फ अपने परंपरा पैसा को चुनने का अधिकार है, ये भी अधिकार है। हमें सिर्फ उसी प्रदेश में रहने का अधिकार जिसमें जन्म लिया है, ऐसा तो नहीं है। जरूरी है अब बिहार में पैदा लिए हैं तो यूपी में नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किसी भी व्यक्ति को कुछ बोलने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। आपकी स्वतंत्रता वहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ पे दूसरे का नाक शुरू हो जाता है। देखिए अब 10th नंबर आ गया और 10th का करते हैं।